Hello everyone. I hope you all are doing good. तो हमने इंटरनल सिक्योरिटी तो कंप्लीट कर लिया है पूरा थीम, और हम इंटरनेशनल रिलेशंस को हमने शुरू किया है। और जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस को शुरू करा है तो हमने पहले वीडियो में आईआर के पहले वीडियो में बेसिक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी देख लिया है ना। तो आज ये दूसरा लेक्चर है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से कुछ ब्रीफ में मैं बता देता हूँ आपको। देखो, आईआर जब हम कर रहे हैं तो हम आईआर एज अ डिटेल हम जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पेपर 2 के लिए कर रहे हैं। तो ऑल द बेसिक्स ऑफ आईआर कुछ कुछ हैं जो ज़रूरी है जानना आपको, बट अब उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना सिर्फ उस बेसिक्स के समझाने के लिए, तो वो मुझे सही नहीं लगा। आपका टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रादर उससे बढ़िया ये रहेगा कि जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे हम वही फॉलो करते रहें, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, और हम जब बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आए जो हमें समझनी ज़रूरी हैं तो हम उनको समझें। ठीक है, तो इसीलिए हम सीधा आपके स्केड्यूल में भी मैंने इसीलिए ऐसे ही शुरू किया है कि हम ग्रेजुअली टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस देखेंगे, फिर अलग अलग टॉपिक जैसे स्केड्यूल में दिए हुए हैं, चाइना, यूएसए, जापान, उस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस देखना है। जब आईआर के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि आईआर के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली आपके एसए में, तो वो समझना होगा कि वो या तो आएंगे कि किसी कंट्री के साथ चैलेंजेस चल रहे हैं डिप्लोमेसी के लेवल पे, या किसी चैलेंजेस के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। तीसरा थीम हो सकता है क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस इन आईआर, ये हेडिंग है। पहले चैलेंजेस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है टॉपिक, गुड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा हो सकता है मल्टीलैटरल कंटेक्स्ट में। मल्टीलैटरल कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि किसी देश के साथ ऐसा रिलेशन इंडिया का जो 1 to 1 बाइलैटरली से ज़्यादा मल्टीलैटरली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आता है जैसे कि बहुत जगह, जैसे इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड साउथ कोरिया, अगर आप इन दोनों देशों के साथ इंडिया के रिलेशन देखेंगे तो ऑफ कोर्स इंडिया एंड जापान के काफ़ी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छे रिलेशन है, बट इन दोनों रिलेशन का एक मल्टीलैटरल कंटेक्स्ट भी है, दैट ये दोनों कंट्रीज जापान एंड साउथ कोरिया आर डेमोक्रेसीज। एंड इंडिया जब भी दुनिया में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात करता है तो इंडिया हमेशा जापान एंड साउथ कोरिया का सपोर्ट लेता है, और वो दोनों सपोर्ट करते हैं। तो एक हो सकता है कि इंडिया जापान का जो क्वेश्चन आए या इंडिया साउथ कोरिया का जो क्वेश्चन आए वो मल्टीलैटरल कंटेक्स्ट में आए। फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया जापान रिलेशन इन द ongoing in the current world सिनेरियो, कुछ इस थीम पे। तो ये क्या आ गया, ये मल्टीलैटरल कंटेक्स्ट में आ गया। इंडिया जापान का रिलेशन आज के दुनिया में जिस तरह के सिनेरियो हैं उस कंटेक्स्ट में, उस लाइट में आप इंडिया जापान के रिलेशन की बात कीजिए। तो दुनिया की जब आप सिनेरियो की बात करेंगे तो आप क्या बात करते हैं दुनिया के सिनेरियो में? दुनिया के सिनेरियो में आप बात करते हैं कि भाई दुनिया में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को चैलेंज है, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, टेररिज्म से चैलेंज है, दुनिया में कहीं ना कहीं फ्री स्पीच का चैलेंज है, कहीं ना कहीं दुनिया में माइग्रेशन का चैलेंज है, इलीगल माइग्रेशन का, कहीं ना कहीं दुनिया में क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। और आपको फिर बताना है कि कैसे इन चारों पांचों जगह पे दोनों कंट्रीज एक कोहेजन है दोनों कंट्रीज के बीच में। डेमोक्रेसी में भी दोनों डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करते हैं, दोनों टेररिज्म के अगेंस्ट बोलते हैं, दोनों के यहाँ फ्री स्पीच अवेलेबल है, दोनों हमेशा एल्ट्रुइज्म करते हैं। एल्ट्रुइज्म मतलब या परोपकार, भला काम, कि अगर कहीं इलीगल माइग्रेशन है या कहीं पे कोई परेशानी है, त्रासदी आई हुई है, तो वहाँ पे सपोर्ट देना। क्लाइमेट चेंज में कैसे दोनों ट्रेडिशनल जो विजडम है
दोनों एक ट्रेडिशनल सोसाइटी हैं, ट्रेडिशनल विजडम को यूज़ करके कैसे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ज़्यादा सस्टेनेबल सोसाइटीज़ हैं, है ना। तो इन चीज़ों की जब बात करेंगे तो ये कुछ कंटेक्स्ट है जिस कंटेक्स्ट में आईआर के क्वेश्चंस आते हैं, चैलेंजेस एंड अच्छी बातें तो आती है, साथ में मल्टीलैटरल कंटेक्स्ट में भी आता है। तो हम जब भी कोई टॉपिक करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि आप इन तीनों जगह कैसे यूज़ करेंगे, बिकॉज ये एक एक्सरसाइज है जो आपको साथ साथ में करती रहनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन टेम्पलेट देखते हैं अब, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। अब पहले इंट्रोडक्शन टेम्पलेट देखने से पहले अपने दोस्त के बारे में समझ लीजिए। ऑल वेदर इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे पहली चीज, इस टॉपिक का इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के कुछ कुछ बड़े क्रिटिकल डायमेंशन हैं। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना होगा कि इंडिया पाकिस्तान के कौन से डायमेंशन के बारे में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है टॉपिक। एक इसका डायमेंशन है सिक्योरिटी रिलेटेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। इस डायमेंशन में अगर इससे आता है तो आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से ज्यादा इसका भी टॉपिक को तो यूज करेंगे ही, आप टेररिज्म वाले टॉपिक को यूज करेंगे। जो हमने टेररिज्म वाले लेक्चर में देखा था कि कैसे रेडिकलाइजेशन होता है, फिर दूसरे आउटफिट्स को सपोर्ट किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम किया जाता है। एक आ जाता है डिप्लोमेसी रिलेटेड। डिप्लोमेसी रिलेटेड में क्या बात होगी, कम्युनिकेशन। तो जहां भी इंप्रूवमेंट के टर्म में आएगी, इंडिया पाकिस्तान को एक साथ आना पड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान को अल्टीमेटली अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, तो वहां पे डिप्लोमेसी जैसा बात हो रहा है। क्योंकि रिजॉल्व तो सिक्योरिटी और टेररिज्म से तो होगा नहीं, रिजॉल्व तो डिप्लोमेसी से होगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है हिस्टोरिकल लिंकेजेस पे। हिस्टोरिकल लिंकेज पे आ सकता है कि जैसे कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसलिए मैंने यहाँ दिया हुआ है कि कैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इवॉल्व हुआ है, कैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के डायनेमिक्स आज के दिन में इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। तो अगर आपको बताना है कि आज इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हो गए हैं, तो उसके लिए आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, हिस्टोरिकल लिंकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? ये कुछ डायमेंशंस हैं जिसमें ये हो सकता है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टेम्पलेट्स। 3 तरीके के इंट्रोडक्शन टेम्पलेट्स मैंने दिए हुए हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड की बात हम करते हैं तो कभी भी एक, वैसे मैं आपको बता देता हूं, आपने वर्ड कुछ सुना होगा जियो डैश। इस डैश में कभी आपने जियो पॉलिटिक्स सुना होगा, कभी आपने सुना होगा जियो इकोनॉमिक्स, कभी आपने सुना होगा जियो स्ट्रेटेजिक। ये 3 टर्म्स हैं, ये आप पूरे आईआर में कहीं भी यूज कर सकते हैं। जियो पॉलिटिक्स आपको कहाँ यूज करना है पता है? जियो पॉलिटिक्स आपको यूज करना है जहां पे आप पावर की बात करेंगे। अगर इंडिया का पावर दुनिया में बढ़ रहा है, घट रहा है, किसी देश का पावर बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई देश अपने पावर को लेकर के बहुत कंसर्न्ड है, उसको बढ़ाने या उसको घटाने के लिए अलग अलग काम करिए, पावर से रिलेटेड कुछ भी बात अगर दुनिया के लेवल पे हो रहा है तो यू विल यूज द टर्म जियो पॉलिटिक्स। जियो इकोनॉमिक्स में तो कुछ समझना नहीं है। अगर दुनिया अपनी अगर आप ग्लोबलाइजेशन करके अपनी इकोनॉमी को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, आप फ्री मार्केट की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि दुनिया काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, मार्केट्स इंटरलिंक्ड होने चाहिए, इकोनॉमी बढ़ना चाहिए दुनिया में, तो जियो इकोनॉमिक्स है। तो ये तो आसान है, जियो इकोनॉमिक्स समझ में आपको आ रहा है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो जियो पॉलिटिक्स पावर, ये ध्यान रखना है हमेशा, जियो पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर। जियो स्ट्रैटेजिक की जब बात होगी ना, जब भी स्ट्रैटेजिक वर्ड आ जाएगा तो यू हैव टू कंसर्न इट विथ सिक्योरिटी। स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स को आप हमेशा जोड़ेंगे सिक्योरिटी से। जियो स्ट्रैटेजी मतलब अगर कोई कंट्री की जियो स्ट्रैटेजिक एबिलिटीज बढ़ रही हैं, यानी उस कंट्री की मिलिट्री माइट, मिलिट्री कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड डायमेंशन की बात हो रही है। ये तीनों वर्ड आप बहुत फ्रीक्वेंटली अच्छी जगह यूज करिएगा, बट आप जान गए। अब कभी कभी मिलिट्री माइट किसी कंट्री का दिखाना है कि बढ़ रहा है और वहां पे जियो पॉलिटिक्स लिख देते हैं। अरे जब ये हम पावर की बात करें तो दिस इज नॉट मिलिट्री पावर। वैसे पावर में सारे पावर इंक्लूड होते हैं, बट अगर आपको स्पेसिफिकली मिलिट्री और सिक्योरिटी रिलेटेड बात करनी है देन यूज द टर्म जियो स्ट्रैटेजी। बट अगर आपको जनरल इन्फ्लुएंस की बात करनी है, किसी कंट्री के दबदबे की बात करनी है, तो जियो पॉलिटिक्स इज द वर्ड। ठीक है, तो अब हम इसी लाइट में कुछ बेसिक आपको जानना जरूरी है।
तो मैंने 3 तरीके के इंट्रोडक्शन दिए हैं आपको। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट का इंट्रोडक्शन, अब देखो मैंने यहाँ पे बता दिया इंडिया पाकिस्तान के मेजर डायमेंशन कैसे बनने चाहिए। हिस्टोरिकल लिंकेज वाले क्वेश्चन बनेंगे तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट वाला इंट्रोडक्शन है। क्या है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट वाला इंट्रोडक्शन? द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन शेप्ड बाय ए हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन। शुरुआत पार्टीशन से होती है, फिर युद्ध होते हैं, अब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, साथ ही साथ एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हैं कि शांति आ जाए, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स काम करें। और 1947 से ही ये रिलेशंस जो हैं सो टेरिटोरियल डिस्प्यूट, लैंड का डिस्प्यूट जो है जिसको LOC बोलते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, इन सब चीज़ों से। अब सिक्योरिटी चैलेंजेस की जगह आप स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस भी लिख सकते हैं, टर्म अगर आपने सीख लिया नया तो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट वाले, हिस्टोरिकल लिंकेजेस वाले टॉपिक में हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन। हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन जेनेरिक टॉपिक में भी आ सकता है, क्योंकि भाई जेनेरिक टॉपिक है, उसमें आपने पूरी इतिहास बता दी है एक पैराग्राफ में कि भाई शुरुआत हुई पार्टीशन से, फिर हुआ वॉर, फिर हुआ कॉन्फ्लिक्ट। वॉर और कॉन्फ्लिक्ट में आप, आई होप आपको अंतर पता है, वॉर इज प्रॉपर युद्ध डिक्लेयर होता है, दोनों देश की सेनाएं लड़ती है, बट कॉन्फ्लिक्ट स्कर्मिशेस जैसी चीजें होती हैं जिसमें युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ होता है नॉर्मल टाइम पे। तो कारगिल वाज अ कॉन्फ्लिक्ट नॉट अ वॉर। वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1971 के बाद नहीं हुए हैं, 1947 में हुए, 1965 में हुए इंडो पाक वॉर, एंड उसके बाद हुए 1971 में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर नहीं हुआ है, बिकॉज वॉर डिक्लेयर होता है और फिर बट उस कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। आपने ये भी बता दिया कि साथ साथ एफर्ट भी है पीस और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव का, लेकिन ये 3 जो परेशानियां हैं ये सारे चीज़ों का बेड़ा गर्क कर देती हैं। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, हिस्टोरिकल लिंकेज वाले टॉपिक के लिए ये हो गया। फिर स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट क्या मतलब हुआ? सिक्योरिटी रिलेटेड देखा हमने अभी। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन स्टैंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स मतलब कि साउथ एशिया में जो सारी पूरी दुनिया जो पावर का गेम खेल रही है उसके बिल्कुल इंटरसेक्शन पे इंडिया पाकिस्तान एग्जिस्ट करते हैं। एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स यानी ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियर ब्रिकमैनशिप, मतलब एक कंट्री न्यूक्लियर हुआ, कुछ दिन में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर कंट्री हो गई, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सॉरी, रीजनल अलायंसेस, एक दूसरे कंट्रीज के साथ रीजनल अलायंस बना करके, जैसे पाकिस्तान किसके साथ बना के रखती है? चाइना के साथ। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पावर्स लाइक चाइना एंड द US, राइट। तो स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट हो गया ये। फिर है कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन ड्यूअलिटी। इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मार्क्ड बाय बोथ enduring conflict primarily over Kashmir and sporadic cooperative efforts areas like trade, culture, people to people ties. सो सॉरी, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। या सॉरी। तो देखो स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट वाला जो इंट्रोडक्शन था वो इस टाइप के क्वेश्चन में आ जाएगा, सिक्योरिटी रिलेटेड में। जब भी कोई टॉपिक सिक्योरिटी रिलेटेड होगा वहां पे स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट आ गया। तीसरा है डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन का। अब डिप्लोमेसी से हम क्या करेंगे? रिलेशन को इंप्रूव करेंगे, जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब वहां पे देखो ये इंट्रोडक्शन आ जाएगा जिसमें बताया जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट भी है कश्मीर वाले रीजन पे, बट साथ ही साथ कोऑपरेटिव एफर्ट्स कुछ कुछ होते रहते हैं जिनको और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो हर तरीके के टॉपिक जो इससे आ सकते हैं उसके लिए एक एक इंट्रोडक्शन टेम्पलेट आपके पास तैयार है। आपको इसको रिवाइज करना है, और मैं ये नहीं कहता हूँ, कभी भी मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि इसको आप याद करोगे, बट आप इससे इंट्रोडक्शन लिखना सीखोगे। समझ में आ गया? ठीक। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में शुरुआत आप हमेशा पार्टीशन से करना, बिकॉज जब पाकिस्तान, उससे पहले तो पाकिस्तान नाम का तो कोई देश ही नहीं था ना, तो आप पार्टीशन से करना। तो 1947 में आप पार्टीशन की बात करेंगे कि सबसे पहले तो जो बर्थ हुआ है ना, एक फ्रेज आपको दे देता हूं, बर्थ बाय ब्लड। पाकिस्तान का क्रिएशन ही एक वायलेंट पार्टीशन था। तो ब्लड शेड तो वहीं से चला आ रहा है, जैसे ही वो देश बना तब से ब्लड शेड है। तो पाकिस्तान 1947 में जो वायलेंट पार्टीशन हुआ, इसने 2 सेपरेट स्टेट्स बनाए, इंडिया एंड पाकिस्तान। स्टेट्स यहाँ पे ये छोटे वाले स्टेट नहीं है, ये कैपिटल S वाले स्टेट हैं। स्टेट मतलब देश।
द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज्ड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट विथ बोथ कंट्रीज क्लेमिंग द रीजन। कश्मीर के इतिहास में हमको नहीं जाना है, बट अल्टीमेटली यू न्यू कि वहाँ पे डोगरा डायनेस्टी का रूल था। डोगरा डायनेस्टी में राजा हरि सिंह थे जो लास्ट रूलर थे उस डोगरा डायनेस्टी के। राजा हरि सिंह वॉज इनडिसाइसिव कि इंडिया में जाएं या पाकिस्तान में जाएं या इंडिपेंडेंट रहें, क्योंकि जो पैरामाउंसी थी जो अंग्रेज़ों ने दे रखा था रजवाड़ों को वो ख़त्म हो गया था, और ख़त्म होने के बाद उनके पास 3 ऑप्शन थे कि आप इंडिया के पास चले जाएं, पाकिस्तान के पास चले जाएं या आज़ाद रहें। तो ये इनडिसाइसिव थे। इनडिसाइसिव थे ऐसे ही मतलब कि वही कहा जाता है बहुत सारे, मतलब आप कहीं भी पढ़ेंगे अगर कश्मीर के बारे में तो एक बड़ा फेमस है, कुछ फेमस टीचर्स भी यही चीज़ बताते हैं कि जब अप्रोच करते थे ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग मेनन साहब, जब अप्रोच करते थे राजा हरि सिंह को तो वो बात नहीं करना चाहते थे किसी से भी, थोड़े एडमेंट थे इन चीज़ों पे। हर बार जब वो जाते थे उनसे बात करने की, सर आप डिसीजन मानिए इंडिया के साथ आइए, और हमेशा बहाना बना देते थे कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। और वही सब कहते हैं ना कि वही पेट दर्द तब का जो है सो आज तक का सिर दर्द हो गया हुआ है। अगर ये तब मिल लेते तो उनका जो पेट दर्द उन्होंने झूठ बनाया वो आज तक का सिर दर्द है। तो वही सब बातें हैं। तो कश्मीर सबसे सेंटर पे रहता है इशू में, और वो शुरुआत है पार्टीशन के समय से। दूसरी चीज़, पार्टीशन से थोड़ा आगे आते हैं। चलिए भाई देश बन गया, चलिए उसके बाद कैसा भी बना, आज के दिन में कैसे भी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है पाकिस्तान में कि मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और खैर इस पर कितना बोला जाए, मतलब कितना ट्रोल किया जाए अब पाकिस्तान को। खैर अब मतलब फॉर्चूनर गिफ्ट में मिल रहा है भाई वहाँ पे गोल्ड मेडल लाने के बाद। हमारे यहाँ फॉर्चूनर मतलब कोई विधायक का इलेक्शन लड़ जाए और हार जाए वो फॉर्चूनर खरीद लेता है। खैर वो स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो तो काफ़ी अच्छे हैं। बट वही है ना कि मतलब खैर कितनी बात करी जाए, क्या कहा जाए उनको। 1947 1948 में वॉर हुआ, कश्मीर पे हुआ एलओसी, क्योंकि यूएन चले गए थे हम। यूएन जाने के बाद वहीं जहाँ पे उस समय दोनों देश की सेनाएं थी वहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। वॉर का इतिहास ये रहा है। ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है, वॉर नहीं लिखा हुआ है। आई होप यू आर पेइंग अटेंशन टू दिस। तो ये चीज़ें रही हैं, ये तो रहा ही है, वायलेंट इतिहास रहा ही है, क्योंकि जन्म ही बर्थ से हुआ है। आप इस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप लिख लें थोड़ा सा। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि जब ये वॉर हुआ उसके बाद आप लिख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन के बारे में। जब इंडिया ने करा तो उसके बाद इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, उसके कुछ दिन के बाद, कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान ऑल्सो बिकेम अ न्यूक्लियर स्टेट। ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट था वेस्ट से, कहाँ से कर लेगा कोई, और ऑफ कोर्स दे वर प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम अर्लियर। तो कुछ महीने में तो हो नहीं सकता, और होप दुनिया में किसी और हो सकता है, पाकिस्तान से तो कुछ महीने में नहीं हो सकता है भाई, है ना। तो ये बातें हैं। दूसरी आप चीज़ लिखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ज़माना शुरू हुआ। जब इन्होंने बोला कि भाई हमने ना बहुत बार वॉर करके देखा इंडिया से, ये लोग बहुत मारते हैं। पाकिस्तान में जब लोग बैठे तो वहाँ पे बोला गया कि भाई हमने इनसे 3-4 बार वॉर और कॉन्फ्लिक्ट करके देख लिया, ये लोग वॉर में और कॉन्फ्लिक्ट में बहुत मारते हैं, मतलब धागा खोल देते हैं। अब इतना तो हम नहीं पिटेंगे बार बार, तो कुछ ऐसा निकालो जिसमें मार कम पड़े। लेकिन हम तो जिद्दी हैं, वो रस्सी जल जाती है बट उसकी ऐंठन तो जाती नहीं है, तो हम तो वही रस्सी हैं, हम तंग तो करेंगे उनको लेकिन मार नहीं खाना, क्योंकि ये बहुत मारते हैं। तो हमने एक नया चीज़ निकाला कि हम अब ये दहशत गर्दों को जो है सो भेजते हैं और इंडिया में परेशानी क्रिएट कराते हैं। उसके बाद भी आप जब ये चालू हुआ, अब इसमें भी एग्जाम्पल हमने टेररिज्म वाले लेक्चर में बहुत सारे देखे हुए हैं तो यहाँ नहीं दूंगा मैं। इसके बाद चालू हुआ तो फिर इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अब इनको और दिक्कत कि भाई साहब ये तो दहशतगर्द भेजने के बाद भी ये इतना मारते हैं, तो घुस के मार दिया यहाँ पे, तो इससे भी दिक्कत। तो ये कुछ कुछ और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में इवोल्यूशन है जिस तरीके से हो रहा है। और आज के दिन में अगर आप बात करेंगे तो डिप्लोमेटिक फेलियर, आज के दिन में दोनों देश की जो डिप्लोमेसी है कहीं ना कहीं हॉल्टेड है। ऑल क्रेडिट्स टू आवर नेबर, बिकॉज
हमने एक सिंपल बात कही हुई है पाकिस्तान से, दैट टॉक्स एंड टेरर डोंट या फिर वोंट गो हैंड इन हैंड। क्या मतलब हुआ? आपको बात करनी है, मोस्ट वेलकम। हम तो पीस लविंग कंट्री हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, हमको तो बिल्कुल बात करनी है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आप एक साइड पे बातें करेंगे और एक साइड पे दहशत फैलाएंगे इस तरीके से, तो सर एक बार और आपने कोशिश करी थी वॉर से, देश अलग कर दिया साहब एक हमने। ठीक है, आप ईस्ट वेस्ट करते थे अपने उस समय देश में कि ईस्ट पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान है, घूमने जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आपने तंग करने की कोशिश करी, हमने उस देश को अलग कर दिया। तो हम पीस लविंग हैं, तो हम एक बात बोलते हैं कि अगर आपको करना है टेररिज्म छोड़ें पहले। टॉक्स एंड टेरर एक साथ नहीं होंगे, दे वोंट गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो ये एक इंडिया की पॉलिसी है जिसकी वजह से सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस फेल्ड हैं, क्योंकि ये टेररिज्म छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। बिकॉज एक बात कहा जाता है कि एवरी स्टेट हैज अ आर्मी, बट इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ स्टेट। हर देश के पास अपनी एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी के पास एक देश है जिस देश का नाम पाकिस्तान है। वहाँ की आर्मी, वहाँ की आईएसआई, ये दोनों मिलते हैं और वहाँ की डेमोक्रेसी का माहौल बनाते हैं। इट इज़ अ फार्स ऑन द फेस ऑफ पाकिस्तानीज। एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, उसका क्या हाल होता है आप देखते ही हैं। इट इज़ अ शेम कि पाकिस्तान में 5 साल की सरकार आज तक किसी ने पूरी नहीं करी है। ठीक है, तो ये दिक्कत है और ये कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, आप इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। 2 ऊपर में दिए हैं, 4 ये मैंने लिखवा दिया आपको, है ना। अब की इश्यूज की बात करते हैं। जब भी आप अपना पाकिस्तान वाला देंगे, अगर देखो मैं थोड़ा सा यहाँ इसको ना रब करूंगा, आई होप इन्होंने ये सब लिख लिया है आपने। हर बार मैं कहता हूँ वो बनाया करो, नडिंग नोट्स बनाया करो, बनाते ही होगे तुम लोग, खैर तुम लोग बहुत समझदार हो। खैर, अब देखो की इश्यूज क्यों जरूरी है हर तरीके के एस्से में। अगर मान लो चैलेंजेस की बात आती है कि चैलेंजिंग टॉपिक है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के चैलेंजेस की बात हो रही है, तो भाई चैलेंजेस यही सारे तो हैं। कश्मीर चैलेंज है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चैलेंज है, कुछ वाटर डिस्प्यूट चैलेंज है, कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चैलेंज, यही सब चैलेंज है ना। तो वहां तो की इश्यूज की जरूरत है। मान लो आ जाता है, अगर अब जैसे इंडिया पाकिस्तान में, ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान ने अपने रिलेशन अच्छे कर लिए हैं, सब बढ़िया हो गया, एकदम मजा आता है, अब तो वीजा लेस हो गया है, घूमना फिरना, कभी भी बैठे रहो घूमते घूमते पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे तो है नहीं, वहां तो बम फूटते रहते हैं, कैसे जाओगे घूमने। तो ये तो आएगा नहीं टोन में। पाकिस्तान पे टॉपिक तो ये नहीं आएगा ना कि भाई इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस काफी स्ट्रांग हो गया है, ये तो नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली अभी तक। तो की इश्यूज तो इसमें चैलेंजेस पे ही आएगा। दूसरा आएगा कि कॉम्प्लेक्स बहुत है, ये सबसे प्रोबेबल टॉपिक है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन यार 75 साल से हम एक दूसरे से कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो जाए, एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं, वन साइडेड कर रहे हैं। खैर हम उधर से वो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं आता कोशिश करना। तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। अब कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है तो उसमें भी कैसे कॉम्प्लेक्स है, तो यही की इश्यूज बताओगे ना कि इसी वजह से कॉम्प्लेक्स है। और अगर मान लो आ जाए वे अहेड पे, आपसे पूछे कि नहीं भाई तुम बताओ कि क्या करना चाहिए इंडिया के पाकिस्तान रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए, तब भी तो भाई इन्हीं की इश्यूज को सही करने की बात करोगे ना। तो अगर की इश्यूज जानते हो तो हर तरीके के एस्से लिखने के लिए एलिजिबल हो, कहने का मेरा ये मतलब था। ठीक है, बढ़ते हैं की इश्यूज पे। ऐसा कोई की इशू नहीं है जो आपको नहीं पता है इसमें, तो बस वही जानना है कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये मेरा काम है बताना। तो कश्मीर इशू है, आपको हमेशा एक इशू के बारे में बताना है तो उसका कोर इशू बताना है पहले, जो यहाँ दिया हुआ है कि ये एक प्राइमरी कॉज ऑफ टेंशन है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पार्टीशन के टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों नेशन में से किसी के पास कंट्रोलिंग पोर्शन ज्यादा नहीं है। और इस वाले रीजन में एक आप ऐड कर सकते हो कि यहीं पे सबसे ज्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। आर्टिकल 370 का रिवोकेशन 2019 में हुआ, जब इंडिया ने डिसीजन दिया कि 370 हम रिवोकेट कर देंगे। तो ये की इशू। अब अगर अब देखो, ये तो दोनों चीज पता है आपको, ठीक है। लिखने की बात जहां तक आती है कि अगर चैलेंजेस के बारे में ज्यादा बताना है तो आप इसमें बताओ कि पार्टीशन के समय से है, बहुत कोर है, प्राइमरी कॉज ऑफ टेंशन है, यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। एक आप ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तान इस रीजन में डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश करता है। मतलब ये इतने, क्या बोला जाए इनको, ये ऐसे हैं
ये पीओके वाले रीजन में, जिसको ये पीओके कहते हैं, सो कॉल्ड पीओके वाले रीजन में, वो वहां पे लोगों को अपने देश के दूसरे जगह के लोगों को वहां भेज करके उस रीजन का पॉपुलेशन चेंज कर रहे हैं, ऐसे कि वो रीजन भी पाकिस्तानी हो गया हुआ है। तो वहां जो ये नारे लगते हैं, ये लगते हैं दे आर नॉट नेटिव कश्मीरीज, मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम आर द सेटल्ड पाकिस्तानीज ओनली, जिनको सेटल कर दिया गया है उस रीजन में ला करके। और अब तो कुछ दिन पहले तक आप देख रहे होंगे कि वीडियोज ऐसे ऐसे आ रहे हैं जहां पे पीओके में भी वो अब लोगों को सेटल तो कर दिया, पढ़ाया लिखा है नहीं तुमने अपने लोगों को, जब से तुम आजाद हुए तब से तुम इसी चीज पे ध्यान दे रहे हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कश्मीर 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 करते। पढ़ाया लिखा होता तो लोग समझते। अब हुआ क्या, सेटल करा दिया तुमने वहां ला करके। अरे भाई कितने दिन कोई नारेबाजी करेगा, कितने दिन कोई फालतू की चीजें करेगा, खाएगा पिएगा पढ़ेगा लिखेगा नौकरी लेगा, क्या करेगा, कैसे चलेगा उसका घर। ये तो तुमको आता नहीं है, तुम्हारे पास खुद नहीं है कुछ, तो तुमने वहां दिया नहीं। अब वहां के लोग अल्टीमेटली उनको कि अरे यार, वो पंचायत में डायलॉग नहीं है भूषण का, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है, उन लोगों को वहां जाके ऐसा ही फीलिंग आया कि भाई तो मुझे भेज दिया, कुछ पढ़ने लिखने खाने पीने के लिए कुछ तो दिया नहीं, तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है। तब उन लोगों ने, अब कुछ दिन पहले के वीडियोज हैं जिसमें वो लोग नारा लगा रहे हैं कि भाई हम इंडिया का पार्ट बनेंगे। उनको पता चल रहा है कि भाई एक तरफ उधर यहाँ रह रहे हैं, वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी पार कर चुकी है, 5 ट्रिलियन का गोल रखती है। हमारे यहाँ स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि ट्रिलियन के में कितने जीरो होते हैं, और सामने वाला जो देश है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है कुछ दिन में। तो उनको समझ में आया बात की तो फ्रॉड है, तो चेंजेस हो रही हैं। तो ये कुछ कुछ कोर इश्यूज हैं। लेकिन अगर आपको टॉपिक में बात करना पड़ेगा कि भाई कश्मीर वाले इशू में हमें प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, चीज़ें बढ़िया करनी पड़ेगी, तो आप ये दे सकते हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक किया 2019 में। और दूसरा एक करंट चीज़ आप दे सकते हैं कि इलेक्शंस ऑफ 2024 भी आप दे सकते हैं बहुत अच्छे से। और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस भी हो गए होंगे अभी जो चल रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी आएगा, और इसका डेटा भी आप कोट कर सकते हैं कि भाई कश्मीर में अल्टीमेटली तो डेवलपमेंट पीक इन कर चुका है ना, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है। तो की इश्यूज में भी आप बता सकते हैं और प्रोग्रेसिव में भी बता सकते हैं। दूसरा परेशानी जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। क्या करते हैं ये लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप, जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप, वही जो उनके जेल में, वो क्या नाम है उसका, हाफिज सईद और अजहर मसूद, ये सब के ग्रुप्स हैं। ये इंडिया में जब से ये बने, जब से इन्होंने ये अडॉप्ट किया है स्ट्रैटेजी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वाला, ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ ग्रुप्स हैं, ये तब से तबाही किए जा रहे हैं, परेशानी करते हैं, मार खाते हैं, पिटते हैं एकदम। अब 2008 में मुंबई अटैक, 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2016 में उरी अटैक, ये सब टेररिज्म वाले में हमने देखा है चीज़ें। सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया इस चीज़ से, तो ये आ जाएगा आपका एग्जाम्पल कि हाउ इंडिया इज काउंटरिंग ऑल दिस। ये आ जाएगा व्हाट आर द चैलेंजेस। यहाँ भी कोर डिस्प्यूट में चैलेंजेस आ गया आर्टिकल 370 में, हाउ इंडिया इज काउंटरिंग, इलेक्शन भी काउंटरिंग में ही आ जाएगा। तीसरा है वाटर डिस्प्यूट। वाटर डिस्प्यूट है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की है। इसमें क्या है कि वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म पे हमेशा ये चिल्लाते चिढ़ते रहते हैं कि हमें कम पानी दिया और अपस्ट्रीम स्टेट हो गए हैं तो ये करेंगे वो करेंगे, तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो वाटर डिस्प्यूट भी एक चैलेंज है जिसमें, अब वाटर डिस्प्यूट क्यों एग्जिस्ट करता है ये मेन समझो। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है ना कि इनके जो टेररिज्म का एक्टिविटी है इसको ये छोड़ते नहीं है, आदत से मजबूर है। इसके वजह से क्या होता है कि इंडिया में जो डिप्लोमेसी है, जो हमने बोला नो टॉक्स विद टेरर, वो डिप्लोमेसी बिल्कुल बंद है। तो अल्टीमेटली जो वाटर वाला जो इशू है ये भी तो अनरिजॉल्व्ड है। बात ही नहीं होगा तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बात सीधा कहते हैं कि भाई हम कोई भी चीज रिजॉल्व नहीं करेंगे जब तक ये खत्म नहीं होगा। चौथा, न्यूक्लियर राइवलरी। 1998 में दोनों देश न्यूक्लियर पावर बने, बिकॉज अल्टीमेटली एक बैलेंस ऑफ पावर जो हमने कल बात करी थी, तो दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे देश हैं इंक्लूडिंग यूएस एंड चाइना जो सुपर पावर्स अपने आप को क्लेम करते हैं भी किसी हद तक, उसमें कोई डाउट नहीं है, जो सच है वो तो सच है ही। तो अब ये लोगों ने जब देखा कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा है और यहाँ न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा, तब तो बैलेंस ऑफ पावर इंडिया की तरफ टिल्ट कर जाएगा। और इंडिया को
कंट्रोल करने के लिए, अब इंडिया अल्टीमेटली थ्रेट ना बन जाए इन सुपर पावर्स के लिए, उन्होंने पाकिस्तान को एड और सपोर्ट किया कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बन जाए, सो दैट बैलेंस जो है सो बराबर रहे। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, और कहा जाता है, एक थियरी है, फिर से मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा सा जानना ज़रूरी भी है। एक थियरी है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस थियरी। ये एक पीस की थियरी है। कहा यह जाता है इस थियरी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर न्यूक्लियर वेपन से दुनिया में अजम्पशन ये है, नॉर्मल लोगों को यही लगता है कि न्यूक्लियर वेपन हो जाने से क्या होता है कि वॉर और ये सब बढ़ जाएगा, लोग दूसरे से लड़ाई करेंगे, इतना खतरनाक वेपन है, क्या इसकी हमें ज़रूरत है, एंड ऑल चलता है। बट ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस थियरी है ये कहता है कि अगर दो देश के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो दोनों देश एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों को पता है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, और अगर न्यूक्लियर वेपन यूज होगा तो दोनों ही देश तबाह हो जाएंगे। तो इस आप डर कह सकते हैं इस हिचक की वजह से कि भाई न्यूक्लियर वेपन तो यूज नहीं हो सकता। हाँ, अगर एक कंट्री के पास है दूसरे के पास नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो दूसरा कंट्री बिल्कुल चुपचाप रहेगा। तो देखो, ये दोनों ही केस अगर होता है कि दोनों कंट्री के पास मान लो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन है, दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को पता है कि अगर अटैक करेंगे तो न्यूक्लियर वेपन हम पे छोड़ा जाएगा, हम उन पे छोड़ेंगे तो वो भी खत्म, हम भी खत्म। तो जब पूरा खत्म ही हो जाना है तो जीत के फायदा क्या है? तो जब दोनों देश के पास न्यूक्लियर वेपन है तो दे विल नॉट गो फॉर वॉर, बिकॉज दे फील कि द कॉस्ट ऑफ वॉर इज टू मच। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि पीस विल बी देयर, क्योंकि दोनों देश युद्ध के लिए जाएंगे ही नहीं। और दूसरा सिनेरियो मान लो कि दोनों में से एक के पास न्यूक्लियर वेपन है और एक के पास नहीं है, तब क्या होगा कि जिसके पास नहीं है वो कभी जाएगा ही नहीं लड़ने। तो व्हाट विल हैपन कि भाई वो इसलिए लड़ने नहीं जाएगा, उसको लगेगा कि सामने वाले के पास न्यूक्लियर वेपन है, भाई वो छोड़ देगा मेरे पे, तो कैसे आप अपने मजबूत से थोड़ा लड़ने जाते हो। तुम लोग भी रोड पे जब चलते हो जाते होगे क्रिकेट वगैरह खेलने, फुटबॉल खेलने, अपने फील्ड में जाते होगे, तो तुम्हारे पिच पे जहाँ पे तुम मान लो क्रिकेट खेलते हो एवरीडे, वहाँ छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तुम्हारे वाले पिच पे, कैसे जाओगे तुम एकदम अपना 56 इंच का सीना लेकर के और भागोगे, ओए छोटू चल भाग यहाँ से मैं खेलूंगा? करते हो ना तुम स्कूल, तुम्हारे स्कूल बस पे कोई छोटा क्लास का बच्चा बैठ जाए, तुम 10th में हो, कोई 7th का बच्चा बैठ जाए, कैसे भगाओगे उसको तुम? लेकिन वही तुम 10th में हो, किसी दिन 12th वालों की छुट्टी लेट हुई और तुम्हारे सीट पे एक 12th के भैया बैठ गए, तुम भगाओगे उनको? तुम चुपचाप बैठ जाओ कहीं अलग जाके। तो वही बात है कि छोटा कंट्री है, इसके पास नहीं है तो ये नहीं लड़ेगा, तो अल्टीमेटली फिर से पीस होगा। तो ये थियरी ऐसी कहती है कि न्यूक्लियर वेपन अल्टीमेटली पीस लाते हैं, वायलेंस नहीं लाते हैं, क्योंकि डेटरेंस आ जाता है, दोनों कंट्री एक दूसरे पे नहीं यूज करते हैं। तो इससे बैलेंस ऑफ पावर जो इंटैक्ट रहा, इस वजह से न्यूक्लियर राइवलरी बन गई, दोनों कंट्री न्यूक्लियर वेपन हो गए। और अल्टीमेटली जो हम कह रहे हैं कि 71 के बाद युद्ध नहीं हुआ, कारगिल एक टाइम था जब हो सकता था, बट कारगिल डिडंट बिकेम अ वॉर बिकॉज बोथ द कंट्रीज हैड न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद से इंडिया फुल फ्लेजेड वॉर तो नहीं हुआ है, बट हाँ सिर्फ वॉर को रोकता है। ऐसे ये छुपी छुपी हरकत जो करते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ऑल, तो ये नहीं है। फिर है पीपल टू पीपल रिलेशंस। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पीपल टू पीपल रिलेशन, क्योंकि अगर कल्चरली देखा जाएगा तो शायद पूरी दुनिया में इंडियंस से ज्यादा कल्चरली सिमिलर पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं होगा। दैट इज ऑब्वियस। पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा जो लोग हैं वहां के, उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी जितनी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होती है दुनिया में कहीं नहीं होगी, क्योंकि कल्चर तो ओवर अ पीरियड डेवलप करता है। 1947 से पहले तो एक ही थे। तो ये तो एक बात समझ में आती है कि कल्चर, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना कल्चर का, ये पीपल टू पीपल टाइज जो हैं, ये हॉस्टिलिटीज की वजह से काफी ज्यादा डिस्टेंट हैं। लेकिन कभी कभी उसमें एक क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप में से जिनको क्रिकेट नहीं पसंद है, आई एम सो सॉरी, बट क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है। या तो इसको फ्यूल करने में दिखता है कि अरे इंडिया क्रिकेट पाकिस्तान का मैच है, बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, टेंस्ड मैच है, ये है वो ठीक है, दिखता है, बट अल्टीमेटली इट हैज बीन सम काइंड ऑफ अ ग्लू ऑल्सो। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली, पहले तो बहुत ज्यादा विवाद होता था इंडिया पाकिस्तान मैच में, अब आप देखोगे रिसेंटली तो प्लेयर्स जब इंटरेक्ट करते हैं फील्ड पे तो दे इंटरेक्ट वेरी स्माइल करके, हाय हेलो करते हैं, ठीक ठाक करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा
ये डबल ड्यूअल टोन है क्रिकेट का, जहां पे दोनों चीजें दिखती हैं, ये फ्यूएल भी करता है और कभी कभी थोड़ा बेटर भी करता है, हंसी मजाक भी होती है, ठीक रहता है। तो खैर ये कुछ की इश्यूज हैं, कुछ के स्टडीज हैं। शिमला अग्रीमेंट हुआ था 1972 में, इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, वहां जुल्फिकार अली भुट्टो जी थे। तो इसमें क्या हुआ कि भाई हम नॉर्मलाइज करेंगे रिलेशन, रिजॉल्व करेंगे बायलैटरली इश्यूज को, बट इस शिमला अग्रीमेंट 1972 को पाकिस्तान ने बहुत बोल्डली वायोलेट किया कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के टाइम, है ना। तो शिमला अग्रीमेंट एक चीज थी जिसमें, तो अगर आप कभी भी लिख रहे होंगे कि कैसे बेटर किया जाए, तो आप कहेंगे कि भाई ये सारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं इसमें जो क्लॉजेज हैं उनको फॉर्मल तरीके से आप एक्सेप्ट करें, उनको अपग्रेड करें। 1972 में हुआ ना, उसके बाद करके आप और अपग्रेड करें। तो ये केस स्टडी आप यूज कर सकते हैं बेटरमेंट की तरफ। आगरा समिट 2001 भी आप यूज कर सकते हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ जी का हुआ था, इसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी स्पेस है कोऑपरेशन के लिए। अच्छा देखो, ऐसे लिखना ना, मैं समझ सकता हूँ कि आप इंटरनली अपने मन से चाहते होंगे कि हाँ ये हो जाए पाकिस्तान के साथ, वो हो जाए, वैसे हो जाए, इधर हो जाए, वो हो जाए, बट देखो जब आप ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो और आप एग्जाम में दोगे तो ये सब लिखना नहीं कभी भी। ये सब बहुत ना, ये सब व्हाट्सएप टाइप की जगह पे ठीक लगता है, तुम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोलो कि भाई पाकिस्तान पे बम गिरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये सब फालतू की बातें व्हाट्सएप पे ठीक लगती हैं, आंसर शीट पे नहीं, और वो भी यूपीएससी के आंसर शीट पे नहीं। तो वहां पे कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, जानते हैं हम कि वो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं उधर जो लोग बैठे हुए हैं, जो पावर में हैं, बट आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि भाई मैं एक ऑफिसर का एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं हमेशा प्रोग्रेसिव रहूंगा। तो हमेशा प्रोग्रेसिव ही बात करना, कहना कि ठीक है शिमला अग्रीमेंट फेल हुआ, आगरा समिट फेल हुआ, लेकिन इन दोनों समिट के जो क्लॉजेज थे वो सही थे, इन समिट में जो भी बातें हुई थी वो सही थी, और आज के दिन में दोनों साइड को बैठ करके इन चीज़ों पे फिर से एक विचार करना चाहिए, फिर से इन चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए। अगर इन दोनों से हो रहा है तो अब वही बात आ जाएगी फिर यहाँ पे, टॉक्स विदाउट टेरर, वो टेरर छोड़ने का नाम ले रहे हैं, बट अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड अ वे आउट। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये लिखोगे, नो मैटर व्हाट यू फील फ्रॉम इनसाइड, फीलिंग का एग्जाम नहीं है। तीसरा, करतारपुर कॉरिडोर 2019 में एक रेयर इंस्टेंस ऑफ कोऑपरेशन दिखाई दिया, जब दोनों देश ये मानते हैं कि हम एक वीज़ा फ्री कॉरिडोर शुरू करेंगे। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है पाकिस्तान में, बड़ा पिलग्रिम जगह है, हमारे सिख भाई बहन जो हैं वो लोग वहाँ जाते हैं, तो उनके लिए एक वीज़ा फ्री कॉरिडोर खोलने की कोशिश करी गई थी, बट आप जानते हो पाकिस्तान अपने आदत से बाज नहीं आता है, वहाँ भी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भसड़ ये करते ही रहते हैं, कुछ अटैक वटैक हुए थे, कुछ चीज़ें हुई थी वहाँ भी। फिर पुलवामा बालाकोट स्ट्राइक, तो ये तो सबसे, मतलब क्या बोला जाए इसके बारे में, ये तो सबसे बड़ा ब्लॉट है, हमने टेररिज्म वाले में दिखाई था इसको। तो ये चीज़ें कुछ केस स्टडीज जब यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप कहेंगे कि भाई अगर कोई एक कोऑपरेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया हो तो वैसी चीज़ों को आप ज़रूर लिखें और बोलें कि हाँ नहीं हो सकता है इनसे कोऑपरेशन, बिकॉज ट्राई किया था इस एक्टिविटीज़ में, बट अल्टीमेटली दिस फेल्ड। कोटेशंस भी दिए हुए हैं, कुछ कोटेशंस भी सही है, जानना ज़रूरी है, तो यूज़ कैसे करेंगे वो देखेंगे। बट आपको याद होगा कि मैंने फॉरेन पॉलिसी वाले लेक्चर में कुछ कोटेशंस आपको दिए थे, जो आप कोटेशंस उसमें ज़्यादा थे, मेरे ख्याल से 8 या 10 कोटेशंस थे, तो उसको आप याद इस बेसिस पे करना, या ऐसे ध्यान रखना कि कहीं भी उसको यूज़ करो, यूनिवर्सल एप्लीकेशन वाले वो कोटेशंस हैं। और आईआर में ना कोटेशन और स्कॉलर्स का ओपिनियन भी रहता है, बिकॉज आईआर एक, देखो आईआर साइंस नहीं है कि दिख रहा है वही हो रहा है, आईआर कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में स्कॉलर्स क्या कहते हैं ये बेसिस बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपने एस्से में अगर कोई बहुत फेमस स्कॉलर है तब तो नाम लिखें, बट बिना नाम लिखे हुए आप ओपिनियन ज़रूर लिखें, और अगर आप नाम याद रहता है नाम भी लिख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा नाम नहीं लिख देना है कि वो लगे कि कोई पता पड़े ये कोई ओआरएफ से बंदा आकर के लिख रहा है क्या इससे, ऐसा ना लगना चाहिए एग्जामिनर को। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक है, ओआरएफ है, जनरली जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक है एक, तो वैसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोटेशन में से कि निरुपमा रॉय हैं, फॉरेन सेक्रेटरी थी पहले, तो इन्होंने बोला हुआ है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर लाइक टू रेसलर्स लॉक्ड इन अ कंटेस्ट दैट हैज परसिस्टेड फॉर डिकेड्स, नीदर सीम्स केपेबल ऑफ डिलीवरिंग द फाइनल ब्लो। ये पता कैसे क्वेश्चन में लिखोगे, जहां पे मैंने बताया था ना कि कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन चांसेस हैं आने के, उसमें लिखना है कि कॉम्प्लेक्स दिखाना है ना, तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कि ऐसे जगह फंसे हुए लग रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कोई फाइनल ब्लो वाला नहीं हो रहा सीन।
नाम लिख देना निरुपमा रॉय, ये मत कहना कि मैं कह रहा हूँ, कहना निरुपमा रॉय जी के अकॉर्डिंग। स्टीफन कोहेन, ये साउथ एशिया पे बड़े प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर यूनिक इन दैट दे आर लॉक्ड इन ऑलमोस्ट परपिचुअल स्टेट ऑफ राइवलरी एंड येट दे कैन नॉट कंप्लीटली डिसंगेज फ्रॉम ईच अदर। जिंदगी भर की लाइब्रेरी है और डिसंगेज नहीं कर पा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी वाले में। मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला है, There is no military solution to our issues. War is not an option. The only way forward is through dialogue and peaceful negotiations. ये हमेशा जब भी आप वे अहेड की बात होगी, वे अहेड वाले टॉपिक आएंगे अगर पाकिस्तान से कि कैसे आगे बढ़ें, तो आप बताएंगे कि भाई वॉर का समाना नहीं है। आप पीएम मोदी को भी कोट कर सकते हैं, जिन्होंने क्या बोला था, द प्रेजेंट एरा इज नॉट ऑफ वॉर। ये प्रेजेंट लिखा हुआ है, PRESENT प्लस NT शॉर्टकट है, मैं लिख सकता हूँ, आपने लिखेंगे, एग्जाम में मत लिख देना ऐसे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट एरा इज नॉट ऑफ वॉर, ये सब आप लिख सकते हैं और कहेंगे कि भाई पीसफुल नेगोशिएशन एंड डायलॉग से ही अल्टीमेटली सोल्यूशन निकलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आप कर सकते हैं, यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। सबसे फेमस, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा इसी कोट के बारे में सुना होगा इंडिया पाकिस्तान को लेकर के। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आप कह सकते हैं कि भाई कुछ भी है अल्टीमेटली जो भी बात है, लेकिन ये तो सच्चाई है ही कि पाकिस्तान आपका नेबर है, ये सच्चाई तो नहीं बदलेगी, ये तो सच्चाई ही है, इसको तो मान के ही करना पड़ेगा। और पाकिस्तान को अपनी चिंता हो ना हो, हमें तो अपनी चिंता है, हमें तो डेवलपमेंट करना है अपने देश का। आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट करने में पैसा लगेगा? अगर ये चैलेंजेस और इस देश के साथ अगर परेशानियां बढ़ती रहेंगी तो ये पैसा डिवाइड होगा सिक्योरिटी में, हम अननेसेसरीली वहाँ पे। लेकिन अगर यही पैसा अगर हम बेटर रखेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम इसको कैसे तरीके से डील करेंगे, हम इसको डेवलपमेंट में लगाएंगे। दूसरा इंटरप्रिटेशन इस कोटेशन का हो सकता है कि आप दोस्त चेंज कर सकते हैं, नेबर्स नहीं। दोस्त चेंज कर सकते हैं कहने का मतलब है यू गो फॉर सम अलायंसेज, you go for some alliances which help you sort out your challenges. ठीक है, अब वही कुछ स्कॉलर्स के ओपिनियन है। क्रिश्चियन फेयर है, नाम लिखने की इनकी जरूरत नहीं है। सुशांत सरीन एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका आप नाम लिख सकते हैं, एक तो इंडियन भी है और बड़े पॉपुलर हैं, न्यूज वगैरह पे आपने जरूर देखा होगा इनको। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने, ये साउथ एशिया के एक्सपर्ट हैं क्रिश्चियन साहब, एम्फेसाइज दैट पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी ड्रिवन पॉलिसी है, मतलब सिक्योरिटी ड्रिवन पॉलिसी मतलब उनकी मिलिट्री, उनका ये सब, उसका रिलायंस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं प्रॉक्सीज पे। प्रॉक्सीज मतलब यही टेरर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सोचो इस देश की क्या हालत है। हमने इससे पहले इंटरनल सिक्योरिटी पूरा पढ़ा है, हमने जब भी हमने पूरा एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी एजेंसीज पे एक अलग लेक्चर दिया है। हम अपने देश की सिक्योरिटी करने के लिए अपने देश पे भरोसा रखते हैं, अपने देश की सिक्योर्ड एजेंसीज पे भरोसा रखते हैं, अपनी आर्मी पे, अपनी एयरफोर्स पे, अपनी नेवी पे, अपने CAPF, अपने पुलिस, इन सब चीजों पे भरोसा रखते हैं। ये किस पे रख रहे हैं, ये प्रॉक्सीज पे रखते हैं। ये हाफिज सईद के ग्रुप, इनके ये मुजाहिद और ये सब पे ये भरोसा रखते हैं। और ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो बार बार कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ता है, रहता है, एग्जिस्ट करता है, ये जो बार बार चला आ रहा है, इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि ये जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि भाई इनके डिपेंडेंस प्रॉक्सीज पे हैं। प्रॉक्सीज, इंडिया हमेशा बात करता है कि टेरर फ्री रहना है और ये डिपेंड करते हैं टेरर पे, तो ये दोनों एक दूसरे एक सिंक में ही नहीं है। तो इनका ये तो प्रॉक्सीज के बारे में इन्होंने बात कही। सुशांत सरीन साहब क्या कहते हैं, नोट्स दैट व्हाइल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैव पोटेंशियल, जो डिप्लोमेसी से आप जो काम करेंगे, बातचीत करेंगे, विजिट करेंगे, मीटिंग करेंगे, टॉक्स करेंगे, इनका फायदा है। बट जनरली ये जो पाकिस्तान नाम का जो देश है, ये चीजें करने में भरोसा नहीं रखता, ये करता नहीं है। अब ये क्यों नहीं करता है, उसका दो कारण सुशांत सरीन जी देते हैं। पहला देते हैं कि उसकी इंटरनल इंस्टेबिलिटी। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने YouTube पे वो वीडियोस नहीं देखे होंगे कि पाकिस्तान, जब इंडिया में कुछ बढ़िया होता है, चंद्रयान पे, जैसे इंडिया चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, तो पाकिस्तान में किसी मार्केट में वहाँ का एक लोकल जर्नलिस्ट माइक लेके पहुंच जाता है और वो इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछता है लोगों से, और लोग मस्त फनी जवाब देते हैं। जरूर देखा होगा आपने ये वीडियो कि जो चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ तो वहाँ चले गए वो
और पूछ रहे थे मार्केट में कि बताएं जनाब कि इंडिया तो चांद पे चला गया है, तो पाकिस्तान इस चीज को कैसे देखता है। तो वो भाई साहब मार्केट निकले थे सामान खरीदे, हाथ में उनके आटे वाटे की झोला था और वो वही लेकर के घूम रहे थे। उन्होंने बोला कि अरे इंडिया तो आज चांद पे गया है, पाकिस्तान तो बहुत पहले से चांद पे है, पाकिस्तान तो बहुत पहले से चांद पे है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर वो रिपोर्टर ने पूछा कि अरे कैसे पाकिस्तान चांद पे है बहुत। मैं बोला कि देखो पाकिस्तान चांद पे क्या है, चांद पे ना आटा है, न चावल है, न तेल है, न पानी है, न बिजली है, न रोड है, कुछ नहीं है पाकिस्तान चांद पे। पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है, ना आटा है, न चावल है, न तेल है, न मसाले हैं, न रोड है, न बिजली है। तो जब चांद पे कुछ है नहीं तो पाकिस्तान तो पहले से ही वहीं पे है, क्योंकि हमारा तो वही हालत है। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। तो इंटरनल स्टेबिलिटी और इंटरनल क्राइसिस इतना चल रहा है उस देश में। एक तो आपने सुना होगा बलूचिस्तान वाला लफड़ा चलता रहता है। तो ये वही कह रहे हैं कि ये जो लफड़े चल रहे हैं, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है वहां का मिलिट्री डोमिनेंस। कहा ना मैंने कि पाकिस्तान इज इन इन वर्ल्ड every state, every country has a army, but in Pakistan the army has a state. तो मिलिट्री डोमिनेंस एंड इंटरनल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैं ये अनडन हो जाते हैं, ये बेकार हो जाते हैं, राइट। ये कहते हैं। फिर एशली टेलिस क्या कहते हैं, आर्ग्यूज दैट द फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, कभी भी फ्यूचर वाला क्वेश्चन आए, क्या करना चाहिए आगे, बहुत परेशानी बता दी, आगे का बताओ। तो फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस विल हिंज नॉट जस्ट ऑन बायलैटरल डायलॉग बट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पावर्स लाइक चाइना एंड द यूएस। एंड इसी वजह से इंडिया ने बोला है कि भाई देख ये नहीं छोड़ने का टेररिज्म, हम एक काम करते हैं, हम तो बड़े एस्पिरेशंस रखते हैं, हम यूएस से और दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उन सब से रिलेशंस अच्छे रखते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चाइना से भी करेंगे, बट चाइना भी एक दूसरा ही केस है। बट हम अल्टीमेटली व्हाट वी विल डू इज कि वी विल फोकस, वी विल build strong relationship, strong influence in the global geopolitical circle rather than focusing on Pakistan. And if we are able to do that, the problem of Pakistan will automatically vanish away. कि ये कहते हैं, तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि वे एड में ये भी रहता है कि इंडिया के बाकी पावर्स जो हैं, दुनिया में जो बाकी पावर्स हैं उनके साथ कैसे रिलेशन। इंडिया तो ऐसा कंट्री है, मतलब यूएस एंड रशिया दे आर नॉट ऑन सेम पेज इन एनी एस्पेक्ट, बट इंडिया मेंटेन्स इट्स वेरी गुड रिलेशंस विद यूएस एज वेल एज रशिया। तो हमारी डिप्लोमेटिक रिचनेस तो इतनी ज्यादा है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। एंड अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन भी है कि ये अगर दुनिया में हम इंटरेक्ट करेंगे तो वी विल इम्प्रूव हेयर। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ की फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस इसमें आ गया था, इसको फ्रेजेस कर लीजिएगा, सॉरी फॉर द मिस टाइप। कोल्ड पीस, दो जगह आप दो टर्म यूज कर सकते हैं अपने, थोड़ा बढ़िया लगता है ना। कोल्ड पीस, कोल्ड पीस का मतलब है ये ऐसा पीरियड है कि पीस तो है, शांति तो है, लेकिन ये वो ना तूफान से पहले वाली शांति है। ये ऐसी वाली शांति है कि डायरेक्ट आकर के नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहे हैं, बट प्रॉक्सीज के थ्रू दूसरा लड़ रहा है। हम तो भाई हमारे यहाँ तो हम तो कुछ प्रॉक्सीज में विश्वास नहीं रखते। तो पाकिस्तान जब भी बात करेंगे ना कि पोस्ट कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, और इससे बेटर ये होगा आप सीधा पाकिस्तान लिखें, अरे रे, पोस्ट कारगिल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान हैज मेंटेन्ड, ये मैं क्या लिख रहा हूं उस पर भरोसा नहीं है, मैं बोल रहा हूं वो देखो, पाकिस्तान हैज मेंटेन्ड कोल्ड पीस एटीट्यूड। तो ये सब टर्मिनोलॉजी थोड़े बढ़िया लगते हैं, जियोपॉलिटिकल है। फिर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होता है, उसके लिए ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जानना। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी इज द मेन डिप्लोमेसी, जहां पे एक देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दूसरे देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इंटरेक्ट करते हैं, इनके विजिट होते हैं, इनके समिट होते हैं, है ना। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है बैक चैनल डिप्लोमेसी, जनरली डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, पीछे से, दरवाजे के पीछे से ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए दरवाजे के पीछे से सिविल सोसाइटी और इंटेलेक्चुअल्स ये लोग धीरे धीरे करते हैं और अल्टीमेटली दे कम अहेड। फिर कुछ एक्सटर्नल एक्टर्स के भी रोल बहुत ज्यादा हैं
इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के डायमेंशन में। ये आप कहाँ यूज कर सकते हैं? जब आप कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे कि चाइना ने पाकिस्तान और चाइना स्ट्रैटेजिक अलाई हैं, पर्टिकुलरली किसमें? डिफेंस में। देखो स्ट्रैटेजिक वर्ड आते डिफेंस आ जाता है ना, जियो स्ट्रैटेजी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, यानी ये भी आप लिख सकते हैं कि जियो स्ट्रैटेजिकली एंड जियो इकोनॉमिकली पाकिस्तान एंड चाइना आर ऑन सेम पेज, अ बेटर सेंटेंस। और इंडिया का कंसर्न इस वजह से ज्यादा हो जाता है बिकॉज साइनो वर्ड इज यूज्ड फॉर चाइना, तो साइनो पाक एक्सिस की वजह से इंडिया और चाइना, ये पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन का है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि दे बिलीव कि भाई चाइना है वहां पे, अब इंडिया दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, तो डबल फ्रंट पे लफड़ा होने के चांसेस लगते हैं, और दोनों से ही रिलेशन उतने अच्छे नहीं है अभी। तो ये एक्सटर्नल एक्टर का एक रोल है। यूएस का रोल हिस्टोरिकली, तो यूएस हैज सपोर्टेड पाकिस्तान कोल्ड वॉर के टाइम पे भी और उसके बाद भी। ग्रेजुअली जब इंडिया की ग्रोथ हुई तो यूएस अल्टीमेटली टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया, एंड दूसरा ये हुआ कि चाइना एंड पाकिस्तान बिकेम क्लोजर, तो यूएस चाइना अपने लड़ाई के चक्कर में देखा गया पाकिस्तान तो चाइना के नजदीक जा रहा है, तो दे नीडेड अ पार्टनर इन एशिया एंड दे फाउंड दैट पार्टनर इन इंडिया। तो यूएस भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है अल्टीमेटली उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने में, न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनाने में। किसको? वही पाकिस्तान को। यूएस का बहुत बड़ा रोल है। रादर पाकिस्तान में ही तो ये जो तालिबान है आज के दिन का, इन तालिबान की ट्रेनिंग हुई है भाई साहब, इन तालिबान को ट्रेनिंग दी है यूएस ने। कहां पे दी है ट्रेनिंग? पाकिस्तान के अंदर में दी है ट्रेनिंग। किस चीज के लिए ट्रेनिंग दी थी? ट्रेनिंग दी थी ताकि वो यूएसएसआर, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जानते होंगे अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें रशिया इन्वेड कर गया था, और इन रशियंस से लड़ने के लिए, सिंस वो कोल्ड वॉर का समय था, यूएस और रशिया कोल्ड वॉर में थे, डायरेक्ट नहीं लड़ते थे, वो डायरेक्ट नहीं लड़ने का भी रीजन न्यूक्लियर डिटरेंस ही था क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर थे। यूएसएसआर से लड़ने के लिए यूएस ने पाकिस्तान में कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के ट्रेनिंग दी, मिलिट्री ट्रेनिंग दी, और बोला कि तुम जाकर के अफगानिस्तान में इनसे लड़ो। उन स्टूडेंट्स का ही नाम है तालिबान। तालिबान वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड तालिब, तालिब मीन्स अ स्टूडेंट, imparting education is तालिब। तो यूएस हैज अलाइड विद पाकिस्तान, तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यूएस है भी थोड़ा ऐसा सही, उसकी बात ही अलग है। यूएन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है मीडिएट करने में, बिकॉज एलओसी अल्टीमेटली यूएन का ही मीडिएटेड चीज है, तो वो भी आते हैं। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में बहुत बात हमने ऑलरेडी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में कर ली है, क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का अल्टीमेट होगा कि की इश्यूज की बात करो और उन सब का सोल्यूशन दे दो कि ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, जितने की इश्यूज हैं उनको कैसे ठीक करना है वो दे दो और हो जाएगा। बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कुछ ऐसा है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो करने ही पड़ेंगे, पाकिस्तान को टेररिज्म छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के वो डिप्लोमेसी पे इंडिया आएगी, और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर करके, अरे पाकिस्तान शुड ट्रस्ट इंडियंस। अरे हमारी डिप्लोमेसी तो ऐसी है कि हम यूएस और यूएसएसआर दोनों को बैलेंस कर देते हैं, तो ये पाकिस्तान को बैलेंस करना तो बहुत आसान है उसके कंपेरेटिवली। तो इनको टेररिज्म छोड़ना पड़ेगा और इंडिया की डिप्लोमेसी पे भरोसा करके डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करेंगे, अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हो सकता है बेटर करें हम ट्रेड में और वाटर शेयरिंग में, छोटे छोटे इश्यूज से पहले शुरू करें। कुछ स्कॉलर्स हैं ये भी कहते हैं कि अगर आपके दोनों देश के बीच में बहुत मेजर इश्यूज हैं, तो जो मेजर इशू है ना उसको छोड़ करके आप छोटे छोटे इश्यूज के शुरू करें, अगर वो रिजॉल्व हो जाएंगे तो बाद में आप करें मेजर इश्यूज। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आप ट्रेड बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, ट्रेड बढ़ाएं, अच्छे से ये करें, इंगेज करें एक दूसरे के साथ, पैसे बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली यू विल नॉट गो फॉर ऑल दिस बिकॉज यू विल ऑलवेज फील, जो हमने कल इनका एग्जांपल देखा था फ्रांस और जर्मनी का। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बड़ा जरूरी है। फिर पीस थ्रू रीजनल इंटीग्रेशन इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन मॉडल। रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे कि साउथ एशिया जो है ना, कहा जाता है, एक बात ये भी जान जाओ, मिडिल ईस्ट जानते हो आप लोग, बहुत खराब टर्म है मिडिल ईस्ट, ये यूरोसेंट्रिसिज्म दिखाता है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो जिस एरिया को मिडिल ईस्ट बोला जाता है, इंडिया इसको मिडिल ईस्ट क्यों बोल रहा है भाई? ये मिडिल ईस्ट तो अमेरिका के साइड से और यूरोप से देखोगे तब तो ये मिडिल है और ईस्ट में है, इंडिया के तो ये वेस्ट में है। तो ये सब थोड़ा आईआर एक यूरोसेंट्रिक, यूरोप सेंट्रिक डिसिप्लिन है, तो ये सब टर्म हो जाता है। और आप
सिंस अब ये जान गए हो तो अब से मिडिल ईस्ट वर्ड मत यूज करना। मैंने भी सोचा था नहीं यूज करूंगा, बट इतना हेजेमनी है कि यही निकल जाता है नॉर्मली मुंह से। खैर, तो मिडिल ईस्ट तो हमारे लिए ईस्ट में थोड़ी ना है, हमारे लिए तो वेस्ट में है ना, सऊदी अरेबिया। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में ऑफिशियली इंडिया इस रीजन को क्या कहता है, तो दिस रीजन इज कॉल्ड एज वाना। मिडिल ईस्ट नहीं, इसको वाना कहते हैं। वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, ऑफिशियली MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहता है ये रीजन को। तो अगली बार से अगर आपको कहना हो तो वेस्ट एशिया कहना, भाई इंडिया के वेस्ट में है वो, ईस्ट में नहीं है। मिडिल ईस्ट तो ये सब यूरोसेंट्रिक टर्म है। खैर, तो वाना रीजन में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है। यहाँ एक दूसरे से किसी की नहीं बनती है, सबसे ज्यादा एक दूसरे से इनको हॉस्टिलिटीज हैं, परेशानी है, लड़ाइयाँ। ये फर्स्ट नंबर पे आता है, इसकी रैंक 1 है लीस्ट इंटीग्रेशन में। रैंक 2 पता है किसकी है? साउथ एशिया की। पता है किस वजह से? इंडिया पाकिस्तान की वजह से। तो साउथ एशिया इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड आफ्टर वेस्ट एशिया, राइट। तो यहां पे अगर वे अहेड की बात करते हैं तो रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ाओ भाई साहब, यूरोपियन मॉडल पे, जैसे कि EU है, यूरोपियन यूनियन। खैर वहां भी अब भसड़ चल रही है, ब्रेक्सिट वगैरह हो गया, आप लोगों को पता होगा ब्रिटेन अब EU का पार्ट नहीं है, बट अल्टीमेटली बहुत आगे हैं हमसे। EU के मॉडल पे या फिर आसियान के मॉडल पे साउथ एशिया इतना डेवलप कर रहा है, रीजनली इतना डेवलप कर रहा है, वियतनाम वगैरह, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दे आर डेवलपिंग वेरी गुड, क्योंकि रीजनली इंटीग्रेटेड है, कॉमन मार्केट बना रखा है, ट्रेड अग्रीमेंट है, आपस में काफी ज्यादा ट्रेड होता है, यूनिफाइड मार्केट की तरफ दिखती है दुनिया इनको। तो इसकी वजह से भी पीछे आता है। तो ये कुछ 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और अल्टीमेटली ट्रैक टू डिप्लोमेसी को ऑन करना पड़ेगा। जब आप बात करें डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की, तो आप बोलेंगे ट्रैक टू डिप्लोमेसी से शुरू करके और फिर फाइनली ट्रैक 1 डिप्लोमेसी पे आइए। फिर कंक्लूजन टेम्पलेट फिर से लिखूं 3 चीजें, या याद हो गया है? याद हो गया है? फिर भी लिखूंगा भाई मैं। प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, और एक और लास्ट क्या सिखाया कल? प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल। IR में प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना बड़ा जरूरी है। ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन क्या है? चैलेंजेस तो हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, बहुत ज्यादा हैं, बहुत डाउंटिंग है, बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को तो लाना ही पड़ेगा। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बेटर करें, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स बढ़ाएं, यही सब, तो अल्टीमेटली पीस आएगा। ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं। प्रैग्मेटिक क्या है? जो आगे आने वाला समय है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बीच में बहुत ज्यादा चैलेंजेस से भरा हुआ होगा, क्योंकि चाइना भी उसमें रोल प्ले कर रहा है, इंडिया चाइना लफड़ा है, ये सब है। बट जो पीस की जरूरत है पूरे दोनों देशों के लिए भी, पूरे रीजन के लिए भी, और पूरे दुनिया के लिए भी, क्या क्या बोला मैंने? दोनों कंट्री के लिए भी, पूरे रीजन के लिए भी, यानी साउथ एशिया के लिए भी, और पूरे दुनिया के लिए भी ये बहुत जरूरी है। इस वजह से आप सिंस ये चीज देखते हुए डायलॉग बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा, सिक्योरिटी ओरिएंटेड कंक्लूजन क्या है? कि न्यूक्लियर वेपन आने की वजह से, न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से सबसे पहले तो इनको कॉन्फ्लिक्ट को सोल्यूशन देना चाहिए। क्यों? क्या है कि अगर मान लीजिए सिक्योरिटी चैलेंजेस अगर ज्यादा बढ़ जाएंगे, अगर बहुत परेशानी करेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो भाई अल्टीमेटली ये चांसेस एक तो है ना कि ये एस्केलेट आगे हो जाए। एस्केलेट होने की वजह से क्या पता भगवान ना करे लेकिन न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं दोनों, तो सबसे पहला जरूरी तो है कि भाई पहले सिक्योरिटी चैलेंज को कंसर्न खत्म करो। जब ये खत्म हो जाए तो बढ़ो पीस की तरफ। यहां भी प्रैग्मेटिज्म दिखाना है, यहां भी दिखाना है पॉजिटिव एटीट्यूड, यहां भी दिखाना है प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। तो पहले जो हाई रिस्क वाला चीज है कि एस्केलेट ना हो जाए उसको कम करो, और फिर उसके बाद बढ़ो अपना पीस के तरफ। तो ये है मोटी बात। इतनी बात अगर आप जानते हैं तो आप इंडिया पाकिस्तान से आया हुआ कोई सा भी टॉपिक होगा उसको धुआं कर देंगे, है ना। तो बस यही बात है।
इसी टॉपिक में ये देखना था, अब अगले टॉपिक में कोई अगला चीज़ निकालेंगे और उससे करेंगे। स्केड्यूल है आपके पास, ठीक है फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।